हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। हम बीपीएससी टीआरई 2 में 1 to 5 के एग्ज़ाम्स में अब मात्र 2 दिन रह गए हैं। उसके लिए महामैराथन प्रश्नों का यह सेट लाए हैं। 12 और 13 के बाद 14 को एग्ज़ाम्स होने हैं। आइए हम लोग एक एक करके बिना देर किए हुए क्वेश्चन देखते हैं। आज जो यह क्वेश्चंस होंगे यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार से रिलेटेड प्रश्न होंगे। हम यह कोशिश करेंगे कि आपका एक भी टॉपिक बाकी न रह जाए, ताकि परीक्षा में अपना एक सीट सुनिश्चित होना ही चाहिए। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था। यह सत्याग्रह जो है चंपारण एवं पटना में शुरू हुआ था, या चंपारण एवं सारण में, या पटना एवं शाहाबाद में, या भागलपुर में। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है कि बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू हुआ है, यह चंपारण एवं सारण, जिसको छपरा के नाम से जानते हैं, वहाँ शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है नमक सत्याग्रह के द्वारा, और इस आंदोलन के जरिए जो है यह दांडी यात्रा करके गांधी जी आंदोलन शुरू किए थे। कब? 12 मार्च 1930 को गांधी जी दांडी यात्रा करके नमक सत्याग्रह शुरू किए थे, और 6 अप्रैल को जाकर के नमक कानून बना करके नमक कानून बना करके आंदोलन की बाकायदा शुरुआत हुई, और उसी में बिहार में चंपारण और सारण में पहला सत्याग्रह हुआ। दूसरा है कि पटना में नमक सत्याग्रह का आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? तो इसके लिए सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा कि 16 अप्रैल 1930 को जो है पटना में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। हम आप लोग से गुजारिश करेंगे कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक आप पहुंचेगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग अपनी अंतिम तैयारी को अंतिम उड़ान दे सके, अपना एक सीट सुनिश्चित कर सके। सीटों की संख्या पर हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, अपनी तैयारी को हमें विस्तृत ढंग से करनी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में श्री राम विनोद सिंह के नेतृत्व में कैदियों ने नग्न हड़ताल किस मांग को लेकर के किया था? रिहाई की मांग को लेकर के, या फिर स्वदेशी वस्त्र की मांग को लेकर के, या सजा कम करने की मांग को लेकर के, या अच्छी एवं नए वस्त्र को? तो याद रखिए कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे योद्धा थे, उन्हें अच्छी और नए वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, ना ही वो रिहाई से डरते थे कि हम बंदी हैं, हम जेल में हैं तो डरें। वो स्वदेशी वस्त्र की मांग करते थे, ताकि वो ये चाहते थे कि जो स्वदेशी निर्मित वस्तु है वो भी एक तरह से आंदोलन का ही हिस्सा था, यानी इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं का वो बहिष्कार कर रहे थे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 को बिहार के किस स्थल पर पुलिस की जो गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हो गई? या बिहपुर है, मुजफ्फरपुर है, पटना सचिवालय है, या फिर तारापुर है? तो चौथा नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जी, इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा? बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो यह इसका जो 5वां नंबर सवाल का सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि 6 नवंबर 1932 को बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 नवंबर 1932 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में अस्पृश्यता निवारण से संबंधित एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसका जो अध्यक्षता है वो किन्होंने किया था? अस्पृश्यता निवारण यानी छुआछूत को ख़त्म करने के लिए जो सम्मेलन किया गया था 6 नवंबर 1932 को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो सबसे सही उत्तर के रूप में जो जाने जाएंगे वो राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे सही उत्तर के रूप में जाने जाएंगे। आप लोग अगर हमसे पहले, हमें उत्तर बताने से पहले अगर आंसर बता दे रहे हैं तो आप इससे कमेंट करके बताइए, कुछ जैसे कि 6 का डी इस तरह से कमेंट में लिखिए, ताकि ये आपका अपना भी स्वयं का आकलन हो जाए और हमें भी पता चल पाए कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय राहत समिति की जो स्थापना की गई थी, उसकी अध्यक्ष को नियुक्त किया गया था, वह कौन थे? यानी सच्चिदानंद सिन्हा थे, या बाबू बलदेव सहाय हैं, या अली इमाम है, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है? तो 7वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे करेक्ट आंसर है कि 1934 में जो भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय राहत समिति की स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष जो है श्री राजेंद्र प्रसाद, हमारे प्रथम राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे
करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मई 1934 में कांग्रेस संसदीय बोर्ड के गठन किस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में हुआ। 1934 में जो कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन है वह किस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में हुआ था। गया, पटना, फैजपुर या हरिपुरा। तो 8वां का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि पटना के जो बैठक में है उसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर बी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है सहजानंद सरस्वती ने किया था, या फिर राम शरण सिन्हा ने किया है, या स्वामी विवेकानंद ने किया है, या फिर वल्लभ भाई पटेल ने किया है। इसका जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा। तो सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो है बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जो अखिल भारतीय किसान सभा की जो ये थे सचिव थे वह कौन थे। इसका 10वां का सबसे करेक्ट आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती या NG रांगा या इंदुलाल याज्ञानी या फिर राम मनोहर लोहिया है। तो इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि NG रांगा जो है उसके प्रथम सचिव थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है कि बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। जी 11वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बारदोली सत्याग्रह 1928 का जो नेतृत्व है यह कौन किए थे। इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। सबसे सही उत्तर क्या है, वल्लभ भाई पटेल। और इसी सत्याग्रह सफल सत्याग्रह जो इनके नेतृत्व में हुआ इसके बदले में इन्हें जो है सरदार की उपाधि दी गई थी। यानी 11वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही उत्तर सी है। और इसमें एक सवाल छिपा है कि इसी सत्याग्रह के पश्चात जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो बारदोली सत्याग्रह के बाद दिया गया वो किन्होंने दिया था। वो मौलाना आज़ाद ने उन्हें सरदार की उपाधि दिया था, या महात्मा गांधी ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर CF एंड्रयूज हैं। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाता है, यानी महात्मा गांधी जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। अगला सवाल है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ है। भूदान आंदोलन का जो प्रारंभ है वह बिहार में हुआ है, या फिर तमिलनाडु में हुआ है, या आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटका। तो 13वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि भूदान आंदोलन की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का आयोजन किसने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, या कृष्ण सिंह, या फिर मोहम्मद जुबैर, या B+C। तो सबसे सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी जो है मोहम्मद जुबैर का नाम आता है कि मुंगेर किसान सभा के आयोजन में जुबैर की अहम भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। इसका सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 15वां नंबर क्वेश्चन एक एक करके हम लोग जो है इस महा मैराथन के सभी प्रश्नों को देखेंगे। 15वां नंबर प्रश्न में क्या होगा सबसे सही उत्तर। तो सबसे सही उत्तर के रूप में जो है ऑप्शन नंबर 15 का बी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव के रूप में बी यानी जो है जयप्रकाश नारायण जी का नाम आता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि पटना युवक संघ का गठन कब हुआ था। पटना युवक संघ का गठन जो है या 1926 है, 1927 है, 1928 है, या 1929। तो इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि पटना युवक संघ का गठन जो है वह 1927 में हुआ था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि बिहार में गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था। बिहार के गया में किसान आंदोलन को जागृत करने का श्रेय जो है यह रामानंदन मिश्रा, या फिर यदुनंद शर्मा, ये श्री राम शर्मा, या रामानंद पांडे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है कि यह यदुनंदन शर्मा को जाता है। यानी बिहार में जो किसान आंदोलन का जागृत किए हैं वो यदुनंदन शर्मा का नाम आता है। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो साइमन कमीशन की निंदा में बिहार के किस नेता ने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो ये जो ये लीडर्स मैनिफेस्टो साइमन कमीशन की निंदा में जो प्रकाशित किया गया उस पर जो है सिग्नेचर न करने वाले का जो नाम आता है वह मजहरुल हक का, यानी ऑप्शन नंबर डी के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार में 1928 में
सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। तो जो सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किए थे वह सर अली इमाम किए थे, यानी 19वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि सर अली इमाम की नेतृत्व में जो है बिहार में 1928 में सर्वदलीय बैठक हुआ और उसमें साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया। 20वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे सही उत्तर क्या होगा, तो बिहार में जो राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया है वह 10 अगस्त 1929 को, कब मनाया गया है, 10 अगस्त 1929 को, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है 20वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। 21वां नंबर प्रश्न है हमारे स्क्रीन पर कि साइमन कमीशन पटना में आगमन कब हुआ था। साइमन कमीशन जो पटना में आया है उसकी सबसे करेक्ट तिथि कौन सी है, जी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। 21वां नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सबसे सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि 12 दिसंबर 1928 को पटना में साइमन कमीशन का आगमन हुआ है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक के रूप में मुख्य नाम किसका आता है, सर अली इमाम, सैयद इमाम हसन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या देवकी नंदन का। तो सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है कि जो ये साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक के रूप में जो नाम जाना जाता है वह देवकी नंदन का, यानी डी सही उत्तर है। 23वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन 1929 मुंगेर में आयोजित किया गया, जिसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया था। अगला है कि कांग्रेस सिफारिश की थी कि 1 जनवरी 1930 को अपने लक्ष्य को पूर्ण स्वतंत्र घोषित करेंगे। वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। उपयुक्त सभी, तो इसका सबसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है कि ये जो सारे कथन है वो इसमें उससे संबंधित है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 है कि 30 अप्रैल 1908 को के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था। मुजफ्फरपुर में जो बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, वो जॉर्ज किंग्सफोर्ड या फिर प्रिंगले केनेडी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है कि जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में बम फेंका गया था। हालांकि केनेडी की पत्नी और बेटी जो है उसमें कार में सवार थी जो मारी जाती है, अर्थात 24 के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। और इसमें जो शामिल थे वो कौन थे, तो 1908 के जो अंजाम दिया उसमें कौन लोग शामिल थे, कामता प्रसाद सिंह एवं भूपेंद्र दत्त या फिर सचिंदर सान्याल और बद्रीनाथ कुमार या फिर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ उसमें जो शामिल थे वह खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जो है यह मुख्य रूप से उसमें शामिल थे। और जो है जिसमें प्रफुल्ल चाकी जो है वो खुद को ये कर लेते हैं, अंग्रेजों से न पकड़े जाए, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है वो अंग्रेजों के हाथों मरने से बेहतर खुद को ये सजा दिए और खुदीराम बोस को जो है फांसी की सजा दी गई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। उन्हें फांसी दी गई, उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई, उन्होंने गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और गोली मारकर आत्महत्या कर ली। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है कि खुदीराम बोस को जो है वो फांसी की सजा दी गई, लेकिन जो है ये प्रफुल्ल चाकी ने जो है गिरफ्तार होने की अपेक्षा मृत्यु को अपनाना श्रेयस्कर समझा और खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर लिए थे। 27 है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की थी, या भूपेंद्र नाथ दत्त ने स्थापित किया था, या फिर सचिंदर नाथ सान्याल ने, या खुदीराम बोस ने, या फिर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो 27वां नंबर सवाल का जो सबसे करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी सचिंदर नाथ सान्याल ने किया था। 27वां के लिए सबसे सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि बिहार युवक संघ की स्थापना हुई। बिहार युवक संघ की स्थापना जो है यह 1926, 1927 या 1928 फिर 29 है। तो 28वां नंबर सवाल का सबसे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है कि यह 1928 में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है कि रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांति के प्रचार के लिए भेजा था। रेवती नाग को जो है तो इसका सबसे करेक्ट आंसर 29वां नंबर क्वेश्चन का है कि वह ढाका अनुशीलन समिति, जो कि बांग्लादेश की वर्तमान राजधानी ढाका है, तो वो ढाका अनुशीलन समिति ने जो है उसको भेजा था क्रांति के प्रचार के लिए, यानी बी आंसर जो है 29 का सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्न में से किस पर
तिरहुत षड्यंत्र केस पर मुकदमा चला था? यह योगेंद्र शुक्ल, बंकिम चंद्र मित्र, योगेंद्र सिन्हा या सचिंदर सान्याल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। योगेंद्र शुक्ल पर जो है तिरहुत षड्यंत्र केस में मुकदमा चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? यानी इस प्रकार जो अब प्रश्न आ गया, यह प्रश्न किससे रिलेटेड है? तो यह जो प्रश्न है यह भारतीय संविधान से रिलेटेड प्रश्न है। अतः हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अब हम लोग जो है इतिहास के बाद संविधान की ओर बढ़े हैं। तो अब तक आप चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक जाएगा। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं और आप अपने साथ साथ दोस्तों के लिए भी जो है बेहतर कर सकते हैं। क्वेश्चन इसका सही उत्तर क्या होगा? तो भारत में जो 3 प्रमुख हैं, एक कार्यपालिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा विधायिका। तो इसमें जो कार्यपालिका का अध्यक्ष जो मुख्य रूप से जाना जाता है वह कौन जाना जाता है? 31वां नंबर सवाल का सबसे जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि प्रधानमंत्री जो है वह कार्यपालिका का अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। 32 है कि भारत के राष्ट्रपति होने के लिए जो आवश्यक योग्यता है वो क्या है? पहली बात तो वो भारत का नागरिक हो, सही है। वह 35 वर्ष की आयु का हो, ये भी सही है। जो नहीं हमें उसे ढूंढना है, उसे लोकसभा और राज्यसभा के जो है लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हों। यानी एक लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जिस जिस योग्यता की आवश्यकता होती है उन सभी योग्यताएं उसमें होनी चाहिए। और वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर संसद के किसी भी सदन का सदस्य है तो राष्ट्रपति की शपथ लेने से पहले उन्हें जो है त्यागपत्र उससे सदस्यता से देना होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि बिहार में राज्यसभा के लिए कितनी सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो पूरे भारत से राज्यसभा के लिए जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उसमें बिहार से केवल 16 सदस्य का जो है निर्वाचन राज्यसभा के लिए होता है। लोकसभा के लिए जो है वो 40 सदस्यों का निर्वाचन होता है। विधानसभा के लिए जो है 243 है और विधान परिषद वीपी के लिए जो है 75 सदस्य का निर्वाचन बिहार से होता है। याद रखिएगा, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 और विधान परिषद 75। क्वेश्चन नंबर 34 है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किया गया है? तो संविधान के जिस भाग में 22 भाग में से जिस भाग में पंचायती राज संबंधित व्यवस्था के लिए जो प्रावधान है वह भाग 9 है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 34वां का सबसे सही जवाब होगा। सबसे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो भारतीय संविधान का में जो मूल अधिकार है उसमें से एक अधिकार है समानता का अधिकार। 6 मूल अधिकार अभी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो उसमें से एक मूल अधिकार क्या है? समानता का अधिकार है। मूल अधिकार का वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? तो मूल अधिकार का वर्णन है 12 से 35 तक। भाग कौन सा? तो भाग है तीसरा। अनुच्छेद 12 से 35 तक तीसरा भाग में मूल अधिकार का वर्णन है। उसमें से जो पहला अधिकार समानता का अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं उसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 35वां नंबर सवाल के लिए सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान के में छुआछूत यानी अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? या अनुच्छेद 14 में है, या अनुच्छेद 15 में है, या फिर अनुच्छेद 17 में है, या अनुच्छेद 18 में है? तो 36वां नंबर सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है वह छुआछूत से उन्मूलन के संबंधित अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 37 है कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 37वां के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कि अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जो है वह स्वतंत्रता का अधिकार निहित है भारतीय संविधान में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये जो 6 मौलिक अधिकार है उसमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसका वर्णन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक किया गया है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है सबसे करेक्ट आंसर है उसके लिए। अगला सवाल है 39वां नंबर सवाल है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो यह हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो उस मूल संविधान में जो है केवल 8 अनुसूचियां थी। आज वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं।
तो उसमें से 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है जो अनुसूचियां जोड़ी गई है, जो अनुसूची, वह अनुसूची कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी है, यानी 11वीं अनुसूची है, जो किससे रिलेटेड है? तो पंचायती राज से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पंचायती राज से रिलेटेड है। और 12वीं अनुसूची जो है 73वीं की जगह पर 74वीं संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। किसके द्वारा? 74वीं के द्वारा। और यह किससे रिलेटेड है? तो 12वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज के बाद नगर पालिका से रिलेटेड है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि मूल संविधान में क्षेत्रीय महत्व के 66 विषय राज्य सूची में है, लेकिन अब उनकी संख्या कितनी है? तो 3 प्रकार की सूची शामिल है हमारे भारतीय संविधान में। एक केंद्र सूची, संघ सूची, जिसको सेंट्रल लिस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। और तीसरा कंक्रीट लिस्ट है, जिसको हम लोग समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। तो समवर्ती सूची में जो है यह राज्य सूची में पहले 66 विषय था, उसको 5 विषय उसमें से कम करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, यानी कंक्रीट लिस्ट में, जिस पर कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को है। तो अब राज्य सूची में जो बचे हुए विषय हैं वो 61 बचे हैं। 66 में से 5 घट जाएगा तो 61 बचेगा। अगला है 41वां नंबर सवाल, जो कि विज्ञान से रिलेटेड है, कि मानव के लिए श्रव्य ध्वनि तरंग, यानी श्रव्य यानी जिस ध्वनि तरंग को मानव सुन सकता है, उसकी आवृत्ति क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितना का तरंग जो है आदमी सुन सकता है। तो 41वां नंबर सवाल के लिए जो सबसे सही जवाब होगा वह होगा कि 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 41वां का सही उत्तर है कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज भी कहीं के पर 20 के एच दिया रहेगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि तरंगे होगी उसको मानव कान सुन सकता है। अगला सवाल है 42 कि विभव बराबर होता है, विभव बराबर क्या होता है? तो विभव बराबर जो है वो I इंटू आर होता है, या V/R, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 42वां नंबर सवाल के लिए जो सही उत्तर है कि V=IR, यानी विभव I यानी एम्पियर करेंट, और गुने R यानी विद्युत प्रतिरोध जो है वो V=IR होता है, और वोल्टेज विभवांतर को जो है हम लोग वोल्ट में मापते हैं। अगला है 43वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वस्तु का चंद्रमा पर पृथ्वी के भार का कितना भार होगा, यानी कोई वस्तु जो पृथ्वी पर जितना उसका वजन है, अगर वो चांद पर पहुंच जाए तो उसमें जो आभासी कमी आती है वो कितना भार रह जाएगा। तो कोई भी वस्तु का जो है चंद्रमा पर जो भार होता है वो 1/6 हो जाता है, यानी अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु 6 kg है तो चांद पर जाने पर वो 1 kg का हो जाएगा। तो 1/6 जो है 1/6 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वह सबसे करेक्ट आंसर है, और यह आभासी कमी होती है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस नाम से जानते हैं? तो हम लोग इस पर पिछले दिन भी चर्चा किए थे, हो सकता है कि यह प्रश्न गलती से रिपीट हो गया हो। न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है यह जो है जड़त्व के नियम से जाना जाता है, यानी कोई वस्तु अगर गति में है तो वह वस्तु गति में रहना चाहती है, तथा अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहना चाहती है। या जड़त्व के नियम के नाम से न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 45वां नंबर प्रश्न है कि सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक था। सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक कौन सा था? मीटर था, सेंटीमीटर था, किलोमीटर था, या फुट था? तो सीजीएस पद्धति जो एसआई सिस्टम से पहले आया था, जिसमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड था, तो उसमें लंबाई के मापने के लिए सेंटीमीटर यूज होता था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सबसे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक कौन सा है? एफपीएस पद्धति में जो द्रव्यमान का मात्रक है फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसका जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा कि एफपीएस में द्रव्यमान मापने के लिए पाउंड इस्तेमाल होता था, लंबाई नापने के लिए फुट और समय नापने के लिए सेकेंड। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन डाल्टन, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन सही है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन सही है, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज जो है डाल्टन महोदय नहीं किए थे। न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जो है वो जेम्स चैडविक हैं। कौन है? जेम्स चैडविक। अगले सवाल की ओर चलते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 48 है
कि परमाणु के किसी कक्षा में कितने उपकक्षा होते हैं। तो परमाणु के किसी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो 2n² होती है, और कक्षा की संख्या जो है परमाणु में कुल वह 7 कक्षा होती है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n², कितना मैक्सिमम कक्षा हो सकता है 7, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, और उप कक्षा की जो बात है जिसको सब सेल के नाम से जो जानते हैं, या और ये सब सेल के नाम से उसे जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा कि 4 उपकक्षा है। किस नाम से जानते हैं, SPDF नाम से 4 प्रमुख उपकक्षा है। S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 है कि सिरका में पाया जाने वाला अम्ल है। सिरका में पाया जाने वाला अम्ल जो है वो सिट्रिक है, एसिटिक अम्ल है, टैनिक अम्ल है या फॉर्मिक अम्ल है। तो 49वां नंबर सवाल के लिए जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि सिरका में पाया जाने वाला अम्ल एसिटिक अम्ल है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये वाष्प इंजन, जेम्स वाट, LG बेल जो है, ग्राहम बेल वो टेलीफोन, जेल बियर्ड जो है वो टेलीविज़न, और जे पार्किंसन जो है यह पेंसिलिन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए, यानी इसकी जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर के नहीं गुजरती है। भूगोल से रिलेटेड प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो कर्क रेखा जो है वो भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। याद रख लीजिए, मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, और र से राजस्थान, झ से झारखंड, और र से उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये राज्य हैं 8 राज्य जिससे होकर के गुजरती है। यानी गुजरात, राजस्थान और मिजोरम तो है ही, अर्थात जो नहीं गुजरती है वो असम से। तो कूट क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा, यानी सी आंसर हो जाएगा इसका सही कूट। क्वेश्चन नंबर 52 है कि आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन 1950, 53, 56 या 61। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये आंध्र प्रदेश का गठन 1956 में किया गया है, और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कौन है, क्वेश्चन नंबर 53 है कि भारतीय मानक समय यामोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो भारत का मानक यामोत्तर लाइन है, जो कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है, अर्थात महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट के नाम को किस नाम से जानते हैं। जो भारत के तट है, तो इसमें यहाँ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का ये तट है, इसको किस नाम से जानते हैं। अलग अलग नाम से तट को जानते हैं, कोंकण तट, मालाबार तट जो है, उत्तरी सरकार तट, ये सारे तट है। तो जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत का दक्षिण बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। भारत कुल समुद्री सीमा 7516 किलोमीटर है, 0.5 है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, और भारत का जो दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ए, बी और डी करेक्ट आंसर है, सही है, यानी सही सुमेलित है। और जो गलत सुमेलित है वह है ऑप्शन नंबर सी, इसलिए सही उत्तर सी हो जाएगा, क्योंकि पाक जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान नहीं, भारत और श्रीलंका के बीच है। तो इस प्रकार जो है यह करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग 55 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इस मैराथन में देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया, इसलिए लाइक कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले सेट के साथ अगले दिन। अगला जो एक सेट बचा है उसे कराएंगे, ताकि आपके परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।